आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड में अच्छी चिकित्सा सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को अपने ही राज्य में अच्छी चिकित्सीय सुविधा मिले, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेंटेविटा अस्पताल रांची के कार्डियक यूनिट में कैथ लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। उन्होंने विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक कैथ लैब स्थापित करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी मजबूत स्वास्थ्य संरचना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ के मरीजों को इलाज के लिए राज्य के बड़े शहरों की बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़े। इससे न सिर्फ उनका अपने ही घर में बेहतर इलाज हो सकेगा, बल्कि उनमें होने वाली भारी भरकम खर्च से भी निजात मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में फिर से लैंड माइंस ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान घायल। पिछले 24 घंटे में 3 जवान घायल। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती जंगल में शनिवार को एक बार फिर लैंड माइंस विस्फोट हुआ है, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 209 का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से तत्काल इलाज के लिए रांची के मेडिका भेजा गया है। यह घटना शनिवार लगभग 3 बजे शाम की बताई जा रही है। विगत 24 घंटे के भीतर लैंड माइंस विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ का यह तीसरा जवान घायल हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को भी लैंड माइंस की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज रांची के अस्पताल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चारा घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट 15 को सुनाएगी फैसला। राजद सुप्रीमो और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव रविवार यानी 13 फरवरी को रांची पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे पटना से उनकी फ्लाइट है। यह फ्लाइट दोपहर 1:10 पर रांची पहुंचेगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लालू यादव सीधे रांची मोरहाबादी स्थित राज्य की अतिथिशाला जाएंगे। इससे पूर्व वह होटल चाणक्य और रेलवे गेस्ट हाउस में ठहरते रहे हैं। पहले चर्चा थी कि वह 14 फरवरी को रांची आएंगे, लेकिन राजद नेताओं ने बताया कि लालू 13 फरवरी यानी रविवार को ही यहां पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हेमंत वर्सेस रघुवर की जंग। झारखंड की सियासी मैदान में इन दिनों पोल खोल पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। इस पॉलिटिक्स में राज्य के 2 बड़े नेता एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। एक तरफ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास है। सियासी पिच पर समय के साथ ये लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है और जनता से जुड़े मुद्दे हाशिए पर है। झारखंड के सियासी मैदान पर जो खेल इस वक्त चल रहा है, रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में लिखी गई थी। सोरेन परिवार के खिलाफ लगातार 1 सप्ताह तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को कोई कैसे भूल सकता है। उस वक्त जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से लेकर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन बीजेपी के निशाने पर थे। अब जबकि प्रदेश में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार है, तब रघुवर दास के कार्यकाल की जाँच का आदेश वर्तमान सरकार दे रही है। हेमंत सोरेन एक कर रघुवर दास के कार्यकाल में हुए वित्तीय अनियमितता की जाँच कराने में जुटे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द जारी होगा रिजल्ट। जेपीएससी ने हाईकोर्ट से मांगी अनुमति, दाखिल किया शपथ पत्र। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है और इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल किया है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा था। 25 फरवरी को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकार की थी और 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की बात कही थी। आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी थी। इसके बाद अदालत ने 15 फरवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर उरांव ने कहा, झारखंड में नहीं हुआ अपेक्षाकृत कार्य, इससे बेहतर था बिहार। पलामू में स्थानीय कांग्रेस भवन परिसर में शनिवार को आयोजित जिला कांग्रेस के जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के वित्त व आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने माना कि झारखंड गठन के बाद अपेक्षाकृत कार्य नहीं किए जा सके हैं। उन्होंने स्वीकार भी किया कि तुलनात्मक रूप से इससे बेहतर बिहार था, जहाँ सरकार भी बढ़िया होती थी, काम भी बेहतर होते थे। झारखंड शुरू से ही अच्छा नहीं हो सका। कहा कि वे कारणों में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब वर्तमान सरकार बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार स्थानीय निवासियों को नौकरी देना चाहती है, लेकिन बार बार लोग बाधा डालने के लिए न्यायालय चले जाते हैं। अब यह सरकार नौकरी नियमावली बनाने के लिए प्राथमिकता पर कार्य कर रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के रिम्स जन औषधि केंद्र में लोगों को नहीं मिल पा रही सस्ती दवा, मरीज परेशान। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में जन औषधि के खुले 1 माह होने को है, लेकिन अभी तक यहां पर मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि इस केंद्र से गरीबों को 85% तक सस्ती दवा उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन अभी भी मरीजों को मोटी रकम अदा कर ब्रांडेड दवा खरीदना पड़ रहा है। रिम्स की ओर से चयनित एजेंसी को स्टोर कोड तक उपलब्ध करा दिया गया है ताकि दवाओं की संख्या 4000 तक बढ़ाई जा सके, लेकिन अभी यहां पर सिर्फ 236 तरह की ही दवाइयां उपलब्ध है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यहां भर्ती मरीजों को हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 3000 बीआरपी सीआरपी की समस्या होगी दूर, अन्य राज्यों की तरह मिलेगी वेतन और सुविधाएं। राज्य सरकार ने अब झारखंड में कार्यरत 3000 बीआरपी सीआरपी की भी समस्या दूर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में कार्यरत बीआरपी सीआरपी को भी सेवा शर्त सहित वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने शुक्रवार को राज्य परियोजना निदेशक और अन्य राज्यों का विस्तृत अध्ययन कर संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स देवघर में फैकल्टी के पदों पर निकली भर्तियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स देवघर ने फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां की जाएगी। इच्छुक और पात्र आवेदक निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से एम्स पटना की आधिकारिक वेबसाइट emspatna.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आवास चाहिए तो 16 फरवरी तक कर दें आवेदन। रांची नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना चतुर्थ घटक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लाभ के लिए कई लोगों ने आवेदन दिया था। अभी तक निगम में जमा किए गए आवेदनों में कई आवेदकों ने दस्तावेज जमा नहीं किया है। ऐसे आवेदकों को निगम ने अनुरोध करते हुए 16 फरवरी तक सभी वांछित दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करने को कहा है। इसके बाद भी दस्तावेज जमा नहीं करने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा और इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। रांची नगर निगम ने इसका नोटिस सूचना पट वार्ड कार्यालय एवं रांची नगर निगम के वेबसाइट पर डाल दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 16 फरवरी को फिर होगी बारिश। राजधानी रांची समेत राज्य के बोकारो, गढ़वा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका आदि जिलों में 16 फरवरी को फिर बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 16 फरवरी को राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी सहित राज्य भर के बीते 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान चाईबासा का 28.8 डिग्री रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कोडरमा में सील किए गए दवा दुकान से गायब हुई प्रतिबंधित दवाइयां, एफआईआर दर्ज। झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तलैया में एसडीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में पिछले दिनों माइका गली व गौरी शंकर मोहल्ले में सील किए गए दवा गोदाम मामले में सनसनीखेज बात सामने आई है। एसडीओ के निर्देश पर आगे की कार्रवाई के लिए जब शुक्रवार को टीम दोबारा इन जगहों पर पहुंची तो हैरान रह गई। माइका गली में जिस दीपक बरनवाल के आवासीय परिसर में बने कमरे को टीम ने भारी मात्रा में दवाइयां मिलने के बाद सील किया था, वहां से शुक्रवार को दवाइयां गायब मिली। यह स्थिति देख टीम हैरान दिखी। बता दें कि छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित व एक्सपायरी दवा मिलने के बाद दवा गोदाम को सील किया गया था, पर सील गोदाम के अंदर से जब्त की गई दवाइयां गायब हो जाने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर हुई हवा, हालात को बयां कर रहे अस्पतालों के खाली बेड। धनबाद जिले में कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण अब समाप्त होने के कगार पर है। जिले में पिछले कई दिनों से 10 से कम कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसका असर जिले के कोविड अस्पतालों में भी दिखने लगा है। जिले के अधिकतर कोविड अस्पताल अभी खाली ही हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार जिले में वर्तमान में सिर्फ 6 मरीज ही अभी अस्पताल में इलाजरत है। इसमें से 4 मरीज आईसीयू में भर्ती है, वहीं 2 मरीज सामान्य बेड पर हैं। कोरोना की तीसरी लहर में जिले में 3 कोविड अस्पताल को मिलाकर 6 अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसमें मरीजों के लिए 976 बेड रखे गए हैं, वहीं 129 आईसीयू बेड भी
तैयार किए गए थे। इसमें से भी अधिकतर बेड खाली ही हैं। हालांकि अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। अभी भी हमें मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं को लेकर अब तक नहीं बना मॉडल प्रश्न पत्र। इस पर जानिए जैक अध्यक्ष ने क्या कहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों टर्म की परीक्षाएं साथ साथ होगी। प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म तथा दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी। इस बाबत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। कोरोना की वजह से बंद पड़े सभी स्कूल भी खुल चुके हैं। परीक्षार्थी तैयारी में भी जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक टर्म 2 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया गया है, जबकि परीक्षा के लिए महज 1 माह ही समय बचा है। बता दें कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा 9 फरवरी को ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर जैक को सौंपना था, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश हत्याकांड से चढ़ा प्रदेश का राजनीतिक पारा। बाबूलाल मरांडी ने घटना को लेकर दी प्रतिक्रिया। हजारीबाग के बरही स्थित दुलमुहा गांव में 6 फरवरी की शाम हुई रुपेश कुमार पांडे की हत्या का मामला गहराता जा रहा है। संबंधित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय है। शुक्रवार को जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मृतक के स्वजनों से मुलाकात की थी, वहीं शनिवार को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रुपेश के घर पहुंचे। बाबूलाल का काफिला जैसे ही रुपेश के आवास पर पहुंचा, वहां उपस्थित ग्रामीण रुपेश के हत्यारों को फांसी दो का नारा लगाने लगे। इस पर मरांडी ने लोगों को शांत कराते हुए कहा कि हम रुपेश के परिवार के साथ खड़े हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से की शांति की अपील। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ डी मोड़ पर 8 फरवरी को 2 समुदायों के बीच पथराव की घटना के बाद जिला प्रशासन ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। शनिवार को फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीसी फैज अहमद मुमताज और एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। इस फ्लैग मार्च में 200 से ज्यादा पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल थे। फ्लैग मार्च मुरली पहाड़ी चौक से ईदगाह मोड़ तक हुआ। इस दौरान डीसी ने कहा कि समाज में उपद्रव फैलाने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। वहीं एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने कहा कि क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए हम लोग पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईशान किशन बने आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। मुंबई इंडियंस ने खोला खजाना। झारखंड के युवा बल्लेबाज ईशान किशन के लिए आईपीएल नीलामी बेहतर यादगार रही है। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इससे पहले भी वो मुंबई इंडियंस के साथ थे। ऐसे में वो एक बार फिर से मुंबई के साथ जुड़ गए हैं। झारखंड का ये लाल साल 2018 में 6.40 करोड़ में बिका था। ईशान ने मुंबई के साथ पिछले 2 सीजन में 40 से ज्यादा एवरेज और 140 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 757 रन बनाए हैं। इसके अलावा पिछले सीजन में सनराइजर्स के खिलाफ 16 गेंद में ताबड़तोड़ 50 रन की पारी भी खेली थी।